हेलो नमस्कार, मैं शनि आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और काफ़ी बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सीजी टेट का पेपर होने वाला है उनका नेक्स्ट मंथ में, मतलब करीब 17-18 दिन बचे हैं पेपर के लिए। तो वो बोल रहे थे कि मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं उनको सर आप कंप्लीट करा दो, शॉर्ट फॉर्म में कुछ करा दो ताकि आप उनके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको कराने वाला हूँ। और उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी में, अगर आप उसका वीडियो देख लेंगे तो वो मोर देन एनफ रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उतने मतलब ये जो 17-18 दिन बचे हैं उसमें सारी चीज़ें कवर कर दूं मैं आपका। लेकिन अगर आपको कंप्लीट पढ़ना हो हमसे तो फिर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, या ऑफलाइन के लिए आप लोग गांधी चौक बिलासपुर आ सकते हैं। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा एक आइडिया मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले बच्चे जो टॉपिक बच्चे बोल रहे थे, जो भी टॉपिक उसमें लिखा है डायरेक्ट मैं उसी उसी को कंप्लीट कराता हूँ। तो जैसे एक टॉपिक है बच्चे नंबर सिस्टम। क्या बच्चे? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? संख्या पद्धति। तो सबसे पहले मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो संख्याओं के बारे में जानेंगे, यहाँ पे संख्याओं की पद्धति के बारे में समझेंगे। तो नंबर सिस्टम को समझाने के लिए बच्चे यहाँ पे मैं आपको नंबर सिस्टम की जो शुरुआत करते हैं वो बच्चे यहाँ पे जो हमें मेन पढ़ना है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या होता है बच्चे? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डायरेक्ट मैं टॉपिक पे ही रहूंगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाऊंगा। तो ये वीडियो केवल सीजी टेट वालों के लिए ज़्यादा मतलब वो जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सीधा सीधा रहेगा, और बाकी बच्चों के लिए रिवीजन के लिए काफ़ी काम आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपके सामने लिखता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम, जो आपके सिलेबस में है, जो आपसे एग्जामिनर यहाँ पे पूछेगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को बच्चे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति शुरू करने के पहले ऐसे संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। उन्हीं सिस्टम में से एक सिस्टम है जिसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो आपके एग्जाम में आएगा। बाकी वैसे तो बाइनरी नंबर सिस्टम भी होता है, ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, मतलब यहाँ पे द्विआधारी संख्या पद्धति, ये हो गया बच्चे दशमलव संख्या पद्धति। ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन बाकी सिस्टम्स को कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है तो वो कंप्यूटर में आप पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपको मैथमेटिक्स में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? दशमलव दशमलव संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बच्चे? दशमलव संख्या पद्धति। तो आइए बच्चे इसी पे अब हम लोग चलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति पे हम लोग पूरी कहानी को समझने का खेल शुरू करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, कितने अंक होते हैं? तो बच्चे टोटल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों को मिलाकर संख्या बनाया जाता है। ये अंक कौन कौन से होते हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, और ये कहाँ तक होता है बच्चे? 9 तक। तो ऐसे टोटल 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से बच्चे आप लोग क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं दशमलव संख्या पद्धति में। तो ये 10 अंकों से आप मिलाकर क्या बनाते हैं बच्चे? संख्या बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 अंक मिला लिया, एक अंक को उठा लिया 3, एक अंक उठा लिया 2, और एक अंक उठा लिया 5, तो ये एक नया नंबर बन गया। इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? 325 पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस नंबर में बच्चे नंबर की अगर बातचीत उठती है तो दो बातों का जिक्र और उठता है संख्याओं में। तो संख्याओं में एक होता है बच्चे क्या? आपका प्लेस वैल्यू, जिसको हम लोग स्थानीय मान बोलते हैं। प्लेस वैल्यू हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। और एक होता है बच्चे फेस वैल्यू, जिसको हम लोग जातीय मान बोलते हैं। जातीय मान या अंकीय मान दोनों बोला जाता है। तो फेस वैल्यू को बच्चे हम लोग जातीय मान भी बोलते हैं और अंकीय मान भी बोलते हैं, और प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं बच्चे? स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना। तो फेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जातीय मान, और जातीय मान होता क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया जातीय मान, फेस वैल्यू जिसको बोल रहे हैं। और स्थानीय मान मतलब क्या हो गया बच्चे? प्लेस वैल्यू हो गया। तो ये होते क्या है, आइए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपको ये पूरा जो क्लास रहेगा ना, एक कट टॉपिक वाइज पूरा कट टू कट रहेगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको जरूर देखिएगा बच्चे और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस प्लेस वैल्यू की बात करें, स्थानीय मान की बात करें, तो स्थानीय मान होता क्या है? जैसे मैं आपके सामने एक नंबर रख दिया बच्चे 325। अब 325 एक नंबर रखा हूँ, इसमें यहाँ पे बच्चे प्लेस वैल्यू की बात करूंगा तो कोई पूछेगा कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो स्थानीय मतलब बच्चे हम अगर बात करें तो इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो 5 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछता है तो 5 का गुणा बच्चे इकाई मतलब 1 से गुणा कर दीजिएगा। तो 5 का स्थानीय मान कितना कहलाएगा बच्चे? 5 कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 5। अगर 2 का स्थानीय मान आपसे पूछता है तो 2 का गुणा किससे कीजिएगा? दहाई स्थान पे, तो बच्चे 10 का गुणा कीजिएगा, तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 20। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 का कोई स्थानीय मान पूछता है, तीन का गुणा किससे करेंगे बच्चे? इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे,
तो सैकड़वें स्थान पे मतलब ये 100 से गुणा करेंगे, मतलब कितना आ जाएगा 300। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चे, यहाँ पे 300 होगा। उसी तरीके से और भी कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो 4 2 8 7 एक नंबर ले लिया। अब इसमें बच्चे 8 का स्थानीय मान बताना है, तो 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए आप 10 से गुणा कर देंगे, तो बच्चे कितना हो जाएगा 80। 2 का स्थानीय मान कोई पूछ लेगा तो 2 का गुणा 100 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 200। और अगर आपसे 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो 4 का गुणा किससे कर देंगे बच्चे, 1000 से। तो कुल मिला के आपका 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्थानीय मान, इसके बारे में मैंने बता दिया। ऐसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। अब बात चलती बच्चे फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होता है, तो फेस वैल्यू जो अंकीय मान होता है, जिसको हम जाति मान बोलते हैं, जैसे 325 था, 325 में 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का फेस वैल्यू बच्चे खुद 5 होगा। कितना होगा बच्चे, खुद 5 होगा। मतलब जो अंक होता है वो खुद उसका जाति मान होता है, वो खुद उसका बच्चे अंकीय मान होता है। जैसे मैं 2 की बात करूं तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा बच्चे, 2 ही रहेगा। और 3 का फेस वैल्यू क्या रहेगा, 3 रहेगा। वैसे 4 का भी फेस वैल्यू 4 रहेगा, 7 का फेस वैल्यू 7 रहेगा, 8 का फेस वैल्यू 8 रहेगा। तो ये बच्चे मैंने आपको स्थानीय मान और ये जाति मान के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे बच्चे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में अंक पढ़े, अंक से नंबर बनाए, नंबर से 2 कहानी हमने पढ़ लिया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगा। अब मैं आगे लेके चलता हूँ और कहानी को बताता हूँ। पहले उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बाद जो अगली कहानी आती है बच्चे, अब हम चलते हैं, जो मेन कहानी हमें पढ़नी है वो होती है बच्चे क्या, क्लासिफिकेशन। क्या होती है बच्चे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण अब हम पढ़ेंगे बच्चे, संख्याओं का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, जो सभी दुनिया में जितनी भी संख्याएं पाई जाती हैं उन सब के कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने सबसे पहली जो संख्या कहा है उसको बोल दिया बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहली संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चे सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे, सम्मिश्र संख्या। तो दुनिया में जितनी भी संख्या हैं, जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, वो सारी संख्याओं के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब जो सम्मिश्र संख्या है बच्चे, दो संख्याओं के कॉम्बिनेशन से बना है। सम्मिश्र संख्या दो संख्याओं से बना है। पहली मतलब दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन है, दो संख्याओं का मेल है सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्याओं को दो हिस्सों में हम लोग बांट देते हैं। पहला जो होता है बच्चे वो होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है बच्चे, वास्तविक संख्या, जिसको अब हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या है, तो ये बच्चे वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चे जो होता है वो काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो हिंदी में आप लोग सुनिएगा, इसको काल्पनिक संख्या बोलेंगे और इसको वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो हमने सम्मिश्र संख्याओं को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हो गया वास्तविक संख्या और दूसरा हो गया बच्चे क्या, काल्पनिक संख्या। तो देखिए, काल्पनिक संख्या आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपके एग्जाम में है नहीं, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। तो काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जो आपकी इमेजिनेशन में होता है, जो आपकी कल्पनाओं में होता है। कल्पनाओं में होने का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टेंस में नहीं होता, ये केवल हमारे इमेजिनेशन में रहता है। तो इन संख्याओं की पहचान ये होती है कि इन संख्याओं के साथ आई लगा रहता है, और आई को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे हम लोग किससे, आयोटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा। जैसे सपोज करो मैंने 5i लिख दिया, तो 5i क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है बच्चे, एक इमेजिनरी नंबर है, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। लेकिन ये जो आई होता है, आयोटा होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो बच्चे याद रखना हमेशा रूट ऑफ -1 होती है। कितनी होती है, रूट ऑफ -1। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ये केवल कल्पनाओं में होती है। इसलिए बच्चे इसके साथ, किसी भी संख्या के साथ अगर आयोटा लगा रहेगा, आई लगा रहेगा, तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। तो मैंने आपको काल्पनिक संख्या के बारे में बता दिया। जैसे मान लो 5 + 3i, ये एक संख्या बच्चे जो बनेगा, ये भी एक सम्मिश्र संख्या का ही कहलाएगा, जिसमें कि एक काल्पनिक संख्या है और ये क्या है, वास्तविक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी काल्पनिक संख्या ही कहलाएगा। ये बच्चे मैंने आपको काल्पनिक संख्या के बारे में डिस्कस कर दिया। अब हम चलते हैं बच्चे, ये लेकिन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट जो होता है बच्चे, वो जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है बच्चे, वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, अब हम इस पे चलते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को समझाने के लिए हम लोग इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, दो हिस्सों में बांट लेते हैं वास्तविक संख्या को समझाने के लिए। एक तो बच्चे हो गया दशमलव, दशमलव को हम लोग इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। एक तो हो गया बच्चे क्या, दशमलव। तो एक तो हो गया हमारा दशमलव, तो दशमलव को हम लोग क्या लिख दिए बच्चे, डेसिमल लिख दिए। ठीक है, दूसरा जो होता है बच्चे वो क्या होता है, पूर्णांक। दूसरा क्या होता है बच्चे, पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इंटीजर। इंटीजर को हम लोग पूर्णांक भी बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे पूर्णांक हो गया, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, पूरा का पूरा अंक होगा, और दशमलव का मतलब क्या होता है वो सारी चीजें भी डिस्कस करूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2.5 लिखता हूँ तो ये एक डेसिमल नंबर है, 0.78 लिखता हूँ ये एक डेसिमल नंबर है, 0.35 लिखता हूँ ये एक दशमलव संख्या है, ये सब दशमलव वाली संख्या। लेकिन पूर्णांक क्या होता है बच्चे, जिसमें पूरा अंक होता है, जैसे 2 पूरा अंक है, 3 पूरा अंक है, जो दशमलव वाला नहीं होता वो सब पूरा अंक होता है, जैसे 5 पूरा अंक है, 10 पूरा अंक है, 101 पूरा अंक है। तो ये इंटीजर होते हैं, लेकिन इनको भी क्लासीफाई किया गया है, इनको भी वर्गीकृत किया गया है। किस तरीके से वर्गीकरण इसका किया गया है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। पहले देख लो इसको, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव को भी वर्गीकृत करेंगे, अब पूर्णांक को भी वर्गीकृत करेंगे और इनके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग किसको वर्गीकृत करते हैं बच्चे, डेसिमल को। तो डेसिमल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव, और दशमलव को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। दशमलव को दो हिस्सों में हम लोग बांट देते हैं। एक होता है बच्चे कौन सा, एक तो ये होता है जो कि दशमलव को दो हिस्सों में हम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कि जो दशमलव के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, और एक तो वो होता है जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं करता। तो चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको वर्गीकृत करने के पहले मैं दशमलव के सारे प्रकार लिख देता हूँ ताकि और बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ। तो दशमलव आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में कितने तरीके से देखे होंगे, या तो आपने ऐसा देखा होगा जैसे 0.5 दिख गया होगा, ठीक है, या फिर आपको ऐसा दिखा होगा 0.35, ये भी आपको दशमलव देखने को मिला होगा, या फिर आपको ऐसा मिला होगा कि दशमलव 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, ऐसा आपने देखा होगा, या तो आपने ऐसा देखा होगा कि 5.23 फिर उसके बाद 4 4 4 4 रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके के दशमलव आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे इनको हम लोग दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, ये जो भी आपने दशमलव देखा है, या फिर आपने एक ऐसा भी देखा होगा, इसको भी लिख देता हूँ मैं, कि कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा हो, जैसे 1 1 2 7 8 7 6 5 4 7, अजीब सी कोई संख्या आ रही है, कौन सी आ रही है हमें नहीं पता। तो इस तरीके की संख्या भी आपने देखा होगा दशमलव में। तो इतने प्रकार के दशमलव की चीजें होती हैं, इतने प्रकार के दशमलव होते हैं। अब इन डेसिमल को हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे ताकि आपको मैं बेहतर वे में समझा सकूं। तो पहला हिस्सा तो वो है बच्चे डेसिमल में जो दशमलव के बाद क्या करता है बच्चे, रिपीट करता है, और एक तो वो जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.5 है, तो यहाँ पे 0.5 लिखा है, इसके आगे कोई अंक रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, दिखने में तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम माने तो हम जीरो को लिख सकते हैं, जीरो को कितनी बार भी लगा सकते हैं, इसलिए जो रिपीट कर रहा है बच्चे वो जीरो कर रहा है, और जीरो को लिखना या ना लिखना कोई मतलब नहीं है, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे रिपीट तो कर रहा है, लेकिन कौन सा अंक रिपीट कर रहा है बच्चे, 0.5 के बाद जो रिपीट कर रहा है वो हो रहा है 0। तो 0 को हम लिखते नहीं है, इसलिए हमने वहां पे लिखा नहीं था, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 35 लिखा है, तो 5 के बाद कोई अंक दिख नहीं रहा है, तो हम अपने से मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई रिपीट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 0, मतलब कोई दशमलव के बाद कोई संख्या है और उसके आगे कोई संख्या न दिखे तो आप ये समझ लेना कि वहां पे 0 रिपीट कर रहा होगा, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पे बच्चे रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, 0.3333 रिपीट करके लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये रिपीट करके लिखा जा रहा है। दूसरा बच्चे यहाँ पे देखेंगे 23, ये भी लिखा है 5.23, और 4 4 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे रिपीट वाला है ये। तो यहाँ पे रिपीट कहाँ कहाँ कर रहा है, तो ये एक तो रिपीट कर रहा है, ये वाला दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है लेकिन 0 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चे रिपीट कर रहा है, तो मैं दो हिस्सों में बांट कर देता हूँ, एक तो वो जो रिपीट करते हैं, और यहाँ भी बच्चे क्या कर रहा है, दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बच्चे क्या हो रहा है, दशमलव के बाद क्या कर रहा है बच्चे, रिपीट कर रहा है। और तीसरा बच्चे जो आखिरी वाला है वो रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉट रिपीटिंग मतलब वो रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करने को हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत करना। क्या करना बच्चे, पुनरावृत करना। तो कुछ अंक ऐसे थे दशमलव के बाद जो पुनरावृत कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो पुनरावृत नहीं कर रहे थे। इसलिए बच्चे मैं इनको दो हिस्सों में बांट लेता हूँ, एक तो वो दशमलव, वो वाले दशमलव जो रिपीट करते हैं, जो पुनरावृत करते हैं, और एक तो वो दशमलव जो पुनरावृत नहीं करते। तो दो ही प्रकार के दशमलव होते हैं, एक तो वो दशमलव जो रिपीट करते हैं, और एक तो वो जो दशमलव रिपीट नहीं करते। तो जो रिपीट करते हैं ना बच्चे, उनकी एक खास बात होती है, उन रिपीट करने वालों को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जो भी रिपीट करता है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मैं दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे, 0.5, क्या दिख रहा है आपको, 0.5 दिख रहा है ना 0.5। तो 0.5 है, तो ये 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10। पॉइंट हटता है तो नीचे 0 आ जाता है 1 के साथ, तो 10 हो जाएगा। और वैसे ही ये 0.35 है, तो 35 को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक लगा है दशमलव के बाद, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें ये समझाने के लिए मैंने बताया था कि इनको रिपीटिंग में लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये 2 अंक लगे हैं दशमलव के बाद, तो यहाँ पे कितने 0 लग जाएंगे, 2 0।
तो 35/100 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं। तो ये किस रूप में लिखा गया है बच्चे? P/Q के रूप में लिखा गया है। तो जो रिपीट कर रहे हैं उनको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.333 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है बच्चे? पॉइंट है, 3 है, और जो रिपीट करता है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार। इस चीज को याद रखना, अगर दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट करता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। आप सोच रहे हो कि सर जीरो के ऊपर भी तो बार लगा सकते थे, लेकिन जीरो के ऊपर बार लगाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जीरो का मतलब तो वो खत्म ही है, क्लियर है, जीरो मतलब कुछ है ही नहीं। लेकिन 3 के ऊपर 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो मतलब हम 3 के ऊपर यहाँ पे बार लगा सकते हैं, मतलब 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। और इसको बच्चे हम किस तरीके से लिखते हैं, ये अभी मैं दूसरा चैप्टर जो डेसिमल सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कोई भी दशमलव के बाद कोई अंक हो और उसके बार ऊपर बार लगा हो, तो मतलब बच्चे उस बार को हम हटा देते हैं। हटाने के लिए हम एक शर्त होता है, नीचे क्या लगाते हैं? 9। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, इसको मैं दूसरे चैप्टर में डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी परेशान मत होइएगा। अभी इतना समझ जाइएगा हाँ, कि जितने अंक के ऊपर बार होते हैं उतने बच्चे 9 लगते हैं। तो 3 के ऊपर बार है तो कितना 9 लगेगा? 1 9 लगेगा। तो इसको भी बच्चे हम लोग किस रूप में लिख लिए? P/Q के रूप में बदल लिए, ठीक है ना। अब जैसे ये वाली संख्या है, यहाँ पे क्या लिखा है? 5.2344 ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ पे रिपीट क्या कर रहा है? 4 कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.23 और 4 रिपीट कर रहा है, तो 4 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। अब जिसके ऊपर बार है उसको भी बच्चे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको लिखने का तरीका ऐसा है, 5 प्लस लिखेंगे, 0.234 के ऊपर बार है। इसको लिखते कैसे ये मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी आपको समझना नहीं है, अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो लिखने का तरीका आप डायरेक्ट देख लेना, इसको मैं डेसिमल नंबर सिस्टम इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं अलग से, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में भी है। तो 0.234 है, तो इसको अगर हम P/Q के रूप में लिखना चाहते हैं तो अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है बच्चे, लिखने का तरीका ऐसा है कि जो भी पहले अंक दिखे, 2 3 4 दिख रहा है दशमलव के बाद, तो उसको पूरा लिख दो, उसको पूरा लिख दो। फिर उसके बाद उससे माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? 23 के ऊपर, तो 23 लिख दो माइनस करके। तो जिसके ऊपर बार नहीं होगा उससे घटा दो। अब यहाँ पे जिसके ऊपर बार है उतने 9 लगेंगे। याद रखना, जितने अंक के ऊपर बार होते हैं उतने 9 लगते हैं, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतने क्या लगते हैं? 0। तो 2 और 3 के ऊपर बार नहीं था, इसलिए 2 0 लग गया, तो 900 हो गया। ये बच्चे आपका हो जाएगा P/Q। और ये 5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी P/Q के रूप में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता हूं मैं कि जिसको हम लोग रिपीट करते हैं, जो रिपीट करता है उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो याद रखना, तो जो भी दशमलव के बाद अगर कोई अंक रिपीट करता है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। रिपीट करने का मतलब पुनरावृत करना, इसलिए बच्चे इसको हम लोग जो भी संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, इन्हीं संख्याओं को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चे परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे? परिमेय संख्या। इस चीज को याद रखिएगा। तो याद रखना, जो भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्त, उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा। तो हमने परिमेय संख्या होता क्या है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, मतलब जितने भी पुनरावृत कर रहे थे, जितने भी रिपीट कर रहे थे, उन सभी को हमने P/Q के रूप में लिख लिया, इसलिए बच्चे हम लोग इसको परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये खेल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या क्या होता है ये बात आपको क्लियर होगा। अब बच्चे जो नॉन रिपीट करते हैं, जैसे रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 7 8 7 6 5 4 7, आगे क्या आएगा हमें नहीं पता, आगे नहीं पता। इसलिए बच्चे जब हम आगे ही नहीं पता तो क्या हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हरगिज नहीं लिख सकते। तो जिसको हम P/Q के रूप में, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम लोग बोलते हैं बच्चे इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे? इर्रेशनल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्लियर है कि नहीं है? इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दशमलव के 2 हिस्से बांट लिए थे, एक तो वो जो दशमलव के बाद रिपीट करते हैं, एक तो वो जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं करते हैं। जो रिपीट करते हैं उनको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, और जो रिपीट नहीं करते हैं उनको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं और बेहतर तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बातचीत क्लियर होगी। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा, पहले देख लेना बच्चे इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी बाकी मैं इसके डिटेल में बताऊंगा कि बार क्यों लगता है, कैसे लगता है बार, बार को हम कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, तो यहाँ तक का खेल तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो एक आध एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज करो एक आ गया कि यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे लिस्ट लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे परिमेय संख्या लिखता हूँ, रैशनल नंबर।
जो किस फॉर्म में होता है, p बाई q के रूप में होता है। और एक लिख लेता हूँ बच्चे अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको p बटे q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए किसको किसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप ये बताइए, एक एग्जांपल देता हूँ 2.3, क्या ये परिमेय में आएगा? बिल्कुल आएगा। 3.4 परिमेय में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 23/10, इसको लिख सकते हैं 34/10। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ 2.3 के ऊपर बार है, इसको भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 + 0.3 के ऊपर बार है, तो इसको हम लिखेंगे अगर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 3 बटे क्या हो जाएगा 9। और ये 9 कैसे आता है बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना याद रखना बार वाले को 9 लिख सकते हैं। तो ये भी बच्चे किसके अंतर्गत आएगा? परिमेय। अच्छा ये बताओ, एक नंबर होता है बच्चे पाई, पाई परिमेय होता है कि अपरिमेय? सबसे पहले ये बताओ 22/7 परिमेय होगा कि अपरिमेय? तो 22/7 तो p बटे q के फॉर्म में पहले से दिख रहा है, तो ये परिमेय होगा। ये क्या होगा? परिमेय। अब बच्चे 3.14 परिमेय है कि अपरिमेय? तो 3.14 भी परिमेय है, क्योंकि 3.14 को हम लिख सकते हैं 3 × 4 बटे क्या 100, ये भी p बटे q के रूप में आ जाएगा। तो ये सारे परिमेय संख्या है, लेकिन पाई बच्चे परिमेय में नहीं आता, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि पाई का मान कोई फिक्स नहीं है। पाई का मान तो हम अपने एजम्पशन के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम अपने से मान लेते हैं कि 22/7 होगा या 3.14, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता 3.14। ये हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसा मान के चलते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है बच्चे? तो पाई का मान कोई आज तक निकाल नहीं पाया है, 3.1 ऐसे 4 करीब बहुत लंबा जाता है, इसको निकाल नहीं सकते। तो पाई का कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता, कोई कौन सी संख्या आएगी ये भी नहीं बता सकते, इसलिए बच्चे किसकी कैटेगरी में आता है? अपरिमेय। तो कोई पूछेगा पाई क्या होता है तो आप अपरिमेय बोलेंगे, लेकिन 22/7 को पूछेगा तो आप परिमेय बोलिएगा, याद रखना, ठीक है ना। उसी प्रकार से किसी भी संख्या का रूट, जैसे जिस संख्या का आप परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होता, उनका अगर आप रूट निकालते हैं तो वो भी अपरिमेय होता है। जैसे √2 की वैल्यू बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 1.414 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, याद रखना। 1.414 तो बिल्कुल ठीक है, परिमेय है, लेकिन √2 की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती। तो √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √6 की वैल्यू, जिसका आप रूट नहीं निकाल सकते हैं, जिसका आप परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो सारे बच्चे किसके एग्जाम्पल होते हैं? अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल होते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे √4 बोल दिया तो √4 परिमेय में आएगा, क्योंकि √4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है, और 2 का मतलब होता है 2/1, तो ये बच्चे परिमेय में आता है। तो बाकी जिसका भी परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, वो सारी संख्याएं किस में आती हैं? अपरिमेय संख्या में। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गया, परिमेय और अपरिमेय की कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतनी बातचीत क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे संख्याओं में क्या पढ़ रहे थे उस पर अब हम चलते हैं और फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे मैंने आपको क्या पढ़ा रहा था, यहाँ पे दशमलव के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें कि परिमेय भी कंप्लीट हो गया, अपरिमेय भी कंप्लीट हो गया, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने दे दिया। तो ये बच्चे आपके रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का आप दशमलव वाली चीज कंप्लीट कर लिए हैं। अब बच्चे हम आते हैं किसमें? इंटीजर में। किसमें आते हैं? इंटीजर में। इंटीजर को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम बच्चे आगे चलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बच्चे मैं टॉपिक में लिखता हूँ इंटीजर। क्या लिखता हूँ बच्चे? इंटीजर। इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक बोलते हैं बच्चे, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पूर्णांक बोलते हैं। तो याद रखना पूर्णांक होता क्या है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है बच्चे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक के बारे में अब हम समझते हैं, इंटीजर के बारे में अब थोड़ा सा समझते हैं। तो इंटीजर को बच्चे समझाने के लिए मैं इसको कितने हिस्सों में बांट लेता हूँ? 2 हिस्सों में बांट लेता हूँ। तो ध्यान से देखो, इसको पहले मिटा दे रहा हूँ और फिर मैं एक बार और अच्छे से करके आपको स्ट्रक्चर वे में समझाता हूँ। तो पूर्णांक को समझाने के लिए इसको भी हम वर्गीकृत करेंगे। तो पूर्णांक को बताने के लिए, पूर्णांक को बताने के लिए मैं यहाँ पे इंटीजर्स को 2 हिस्सों में, सॉरी यार ये फिर से क्या हो जा रहा है, ये इंटीजर को भी हम लोग 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है। इंटीजर जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा है बच्चे धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा जो होता है बच्चे वो होता है नेगेटिव इंटीजर, जिसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर, जिसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? सबसे पहली बात, पूर्णांक वो होता है जो बच्चे पूरा अंक हो, पूरा अंक हो, मतलब दशमलव वाला ना हो। जैसे माइनस अनंत से शुरू होता है और इस तरीके से जाता है, जैसे मैंने बोल दिया -5, -4, -3, -2,
जितने भी अंक हैं बच्चे ये सब पूर्णांक है, 0 1 2 3 4 ये सब बच्चे पूर्णांक है। क्लियर है ना? तो ये सब किसकी लिस्ट है बच्चे? पूर्णांक की लिस्ट है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो ये बच्चे पूर्णांक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सब क्या होते हैं बच्चे? पूर्णांक होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। तो पूर्णांक ये होते हैं। लेकिन बच्चे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जिसमें बच्चे केवल पॉजिटिव वाले को लिया जाए, धनात्मक वाले को लिया जाए। तो पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत बच्चे कहाँ से होती है? 1 से, मतलब 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा बच्चे? अनंत तक। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं बच्चे? धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता धनात्मक में, इस बात को याद रखना। और ये धनात्मक पूर्णांक का जो समुच्चय है, जो सेट्स है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो धनात्मक पूर्णांक का जो समुच्चय बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है, जो ग्रुप होता है, उसको अब हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोल सकते हैं क्या? प्राकृत संख्या। क्या बोल सकते हैं बच्चे? प्राकृत संख्या। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे? नेचुरल नंबर। तो याद रखना, आपसे ये भी हो सकता है, पूछ सकता है कि धनात्मक पूर्णांक के समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो याद रखना क्या कहा जाता है बच्चे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब होता है जो प्रकृति से मिला है। प्रकृति से क्या चीज मिला है? काउंटिंग मिली है। जैसे मैं बोल दूं कि मेरी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप काउंट करने बैठोगे 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग का हमेशा बच्चे 1 2 3 4 की जाती है, कभी भी ऐसे नहीं किया जाता ये एक बच्चा है, ये आधा बच्चा है तो 1.5 हो गया, ये पूरा बच्चा है तो 2.5 हो गया। तो ऐसा कभी काउंट नहीं करते। काउंटिंग हमेशा पूर्णांक के अकॉर्डिंग की जाती है। तो बच्चे याद रखना, पूर्णांक होता है क्या? जो धनात्मक पूर्णांक का जो समुच्चय होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, जो प्रकृति से मिली। तो प्राकृत संख्या के बारे में समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी क्या क्या होती है, आइए हम देखते हैं। तो ये बच्चे माइनस अनंत से शुरू होता है। माइनस अनंत से जैसे मैंने बोल दिया -5 -4 -3 -2 -1। तो ये बच्चे क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो आप देख रहे होंगे जीरो इंटीजर में तो आता है, जीरो इंटीजर में तो आता है, लेकिन वो ना पॉजिटिव में आ रहा है ना नेगेटिव में। मतलब जीरो की एक अलग ही खुद की कैटेगरी है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूट्रल, जिसको उदासीन हिंदी में बोलते हैं। तो जीरो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, फिर भी इंटीजर में आता है। इस चीज को याद रखना। तो सबसे पहली बातचीत तो ये क्लियर हो गया कि जीरो बच्चे न्यूट्रल में होता है। तो आपने पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोल दिया बच्चे? आपने यहाँ पे प्राकृत संख्या बोल दिया। जीरो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, नेगेटिव की कहानी अलग है। लेकिन अगर एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अगर आप न्यूट्रल को पॉजिटिव इंटीजर के साथ सम्मिलित कर दें तो नया सेट तैयार हो जाएगा, जिसको 0 1 2 3 ये बच्चे हो जाएगा नया सेट। इसको हम लोग न्यूट्रल के साथ पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ दिए। तो इस नए सेट को बच्चे हम लोग बोलते क्या है? इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग, ये जो नया समुच्चय तैयार हुआ है, नया सेट तैयार हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये जो हो गया ना बच्चे, तो ये नया सेट तैयार हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे? पूर्ण संख्या। इसको प्राकृत संख्या बोल रहे थे, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, याद रखना। तो जीरो भी सम्मिलित हो गया, तो इस संख्या का नामकरण हमने कर दिया क्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक के बारे में मैंने क्लियर कर दिया कि पूर्णांक को 3 हिस्सों में बांटा हमने। पहला था धनात्मक, दूसरा था ऋणात्मक और एक था न्यूट्रल। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो हमने पूर्णांक को, यहाँ पे हमने पूर्णांक को क्या कर दिया बच्चे? कैटेगराइज कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। तो पूर्णांक की कैटेगरी बच्चे हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पूर्णांक की कैटेगरी हो चुकी है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चे, अब हम लोग एक काम करते हैं, पूर्णांक तो मैंने बता दिया, अब मैं आगे चलता हूँ। इंटीजर को फिर से 2 हिस्सों में बांटूंगा, इंटीजर का फिर से 2 कैटेगरी करूंगा। तो पूर्णांक को और 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं बच्चे। तो पूर्णांक के 2 कैटेगरी कौन सी होती है? एक होता है बच्चे इवन नंबर, एक होता है बच्चे इवन नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। दूसरा होता है बच्चे ऑड नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। तो सम संख्या हो गया और एक विषम संख्या हो गया। सम संख्या क्या होता है बच्चे? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसको सम संख्या बोलते हैं। लेकिन जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो पाए, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक सम संख्या हो गया, एक विषम संख्या हो गया। तो 2 से डिवाइड नहीं होता, उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो अब सम संख्या की लिस्ट के बारे में बात करें तो बच्चे माइनस वाले भी आपके सम संख्या होते हैं, जैसे -4 भी 2 से चला जाता है, -2 भी 2 से चला जाता है। और बच्चे जीरो जो होता है, जीरो एकमात्र एक ऐसी संख्या, ये मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम में पढ़ाऊंगा। जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। जीरो n से डिवाइड हो जाती है, मतलब 1 2 3 4 5 सबसे डिवाइड हो जाती है।
इसका मतलब 0 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 0 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए बच्चे इसको सम संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद बच्चे क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सारी कैटेगरी किसकी हो गई, इवन नंबर की हो गई। ये सारी संख्याएं बच्चे 2 से जाता है, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, इस चीज को याद रखना। अब विषम संख्या में आते हैं। विषम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो माइनस अनंत से ले लो, माइनस अनंत से जैसे मैं ले लिए -5, -3, -1, 0 नहीं होता, 1 होता है, फिर बच्चे 3 होता है, फिर बच्चे 5 होता है। तो ये बच्चे किसकी कैटेगरी हो गई, ये आपकी विषम संख्या की कैटेगरी हो गई जो 2 से नहीं जाता, ठीक है ना। एक खास बात और होती है बच्चे विषम संख्या के बारे में, इतना क्लियर है, सम संख्या हो या विषम संख्या, सभी संख्याओं के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। कितने कितने का डिफरेंस है बच्चे, 2 2 का डिफरेंस है। इस चीज को आप हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बता दिया, जो कि बच्चे पूर्णांक का ही एक हिस्सा था। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा, पहले इसको नोट करके लिख लीजिए, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, चलो इसको थोड़ा सा लिख लो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंटीजर के मैंने 2 हिस्से यहाँ पे बांट लिए थे। तो इंटीजर की कहानी अगर जब क्लियर हो जाती है, तो अब हम वापस चलते हैं अगली कहानी में। इंटीजर के बाद जो अगली कहानी रहती है बच्चे, वो रहती है किसकी, अब हम लोग और डिवाइड करेंगे। अब मैं यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक को डिवाइड करूंगा, किसको बच्चे, धनात्मक पूर्णांक। जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है ना, अब इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं बच्चे, प्राकृत संख्या वाले हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो अब इसको भी हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला जो हिस्सा रहेगा बच्चे, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिख रहा हूँ बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं बच्चे, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं बच्चे, 1 2 3, इन्हीं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। अनंत तक जाता है ये, यही होते हैं बच्चे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को 2 हिस्सों में बांट लो। एक हिस्सा जो होता है बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे, प्राइम नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चे एक और, कंपोजिट नंबर। क्या होता है बच्चे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बच्चे, भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब ये अभाज्य संख्या क्या होता है, अब हम इस पे चलते हैं। तो मैंने धनात्मक पूर्णांक को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तो अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। अब सवाल ये उठता है, सर ये अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो बच्चे, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। तो लिख लेते हैं पहले, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, याद रखना। वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, कौन कौन से, एक तो 1 हो गया और दूसरा बच्चे खुद हो गया इटसेल्फ। तो वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो 1 हो गया, दूसरा खुद हो गया, इसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 1 होता है क्या, 1 नहीं होता, क्योंकि 1 का फैक्टर तो, अच्छा फैक्टर का मतलब क्या है कि जो संख्या से डिवाइड हो जाए उसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ 6 का फैक्टर कौन होगा, 6 का फैक्टर 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 से भी चला जाता है, 3 से भी चला जाता है और 6 से भी चला जाता है। तो ये इसके फैक्टर कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। तो गुणनखंड इसके 4 हैं 6 के, तो ये 4 संख्याओं से जाता है। तो मैंने बोला वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही संख्याओं से जाए, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, ओनली बोला हूँ केवल 2, न 2 से कम होना चाहिए न 2 से ज्यादा, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, अभाज्य संख्या। तो 1 को अभाज्य संख्या इसलिए नहीं लेते क्योंकि 1 का जो फैक्टर है बच्चे, 1 केवल 1 से डिवाइड होता है और इसका कोई और फैक्टर तो है नहीं। तो 1 का तो एकमात्र एक फैक्टर है 1 है, इसलिए बच्चे हम लोग इसको अभाज्य में नहीं लेते। तो पहला अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर बच्चे कौन होता है, 5 होता है, फिर होता है 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है। ये बच्चे अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है। तो ये बच्चे मैंने आपको बता दिया कि इतनी अभाज्य संख्या होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। अभाज्य संख्या ये और भी होते हैं ऐसे बहुत सारे जो किसी और से नहीं जाते, केवल 1 से जाते हैं और खुद से जाते हैं, इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर है। तो ये अभाज्य संख्या क्या होता है, ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा बच्चे जो होता है क्या होता है, भाज्य संख्या। दूसरा क्या होता है बच्चे, भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या वह होता है कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो जैसे कौन कौन से, पहला 1 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, कौन होगा 4। तो पहला भाज्य संख्या कौन होता है, 4 होता है, फिर होता है 6 होता है, फिर होता है 8 होता है, फिर होता है 9 होता है, फिर होता है 10 होता है, फिर 12 होता है। ये बच्चे भाज्य संख्याओं की लिस्ट होती है, क्लियर है ना, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। जैसे 4 का कितने फैक्टर हैं, तो 4 बच्चे 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, तो इसके 3 फैक्टर है, क्लियर है। तो जो संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर उसको अभाज्य बोलते हैं, जिसके 2 से अधिक उसको क्या बोलते हैं बच्चे, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया अभाज्य के बारे में, भाज्य के बारे में। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। तो ये बच्चे इस तरीके से आपके सारी संख्याएं कंप्लीट होती हैं। अब कुछ और चीजें बता है वो मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको कवर करूंगा। पहले बताओ बच्चे, इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? तो ये हो गया पहली क्लास आज का, ठीक है। अभी मैं दूसरा क्लास भी बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका 10-12 दिन में कंप्लीट कर दूं पूरा ये जो आपका सीटेट वाला होने वाला एग्जाम, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड वीडियो अभी मिल रहा है, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो लाइव भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग का एक फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि वो भी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। और याद रखो सीटेट इस बार सीटेट मैं बोल रहा हूँ, सीजीटेट आपको निकालना है। सीजीटेट इसलिए निकालना, जो सीजीटेट होने वाला है इसलिए निकालना है क्योंकि शिक्षक भर्ती की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्लियर है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर है। और इसी तरीके से शिक्षक भर्ती की भी क्लासेस मैं अलग से लेके आऊंगा यूट्यूब पे, अगर आप लोग यहाँ पे मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना।